जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप सो आपका सभी का दिन अच्छा रहा और अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम गुप्ता पीरियड की दोस्तों। गुप्ता पीरियड के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर को होने वाला है, आपका यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो 12 अक्टूबर को एग्जाम है, इवन और जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, इवन मैं यूपीएससी की भी बात कर रहा हूँ, वहां से रिलेटेड जितने भी बेस्ट P/Q हो सकते हैं दोस्तों, हमने बनाने की कोशिश की है। ये बेहतरीन P/Q हैं जो आपको अपने एग्जाम्स में और लोगों से ज़्यादा इफिशियंट और लोगों से ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी के बारे में दिखाएंगे, प्रूव कराएंगे आपको दोस्तों। आपका अपना एवेल्युएशन बेहतर बनाएंगे दोस्तों, ये मेरा दावा है। आप इनको कीजिए तो सही, आप इनको बराबर लगाइए, मल्टीपल टाइम्स इनको कीजिए और नोट्स बना लीजिए इनके दोस्तों। ये आपको और उससे बेहतर पोजीशन में खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, गुप्त काल में दोस्तों स्वर्ण युग कहे जाने के प्रमुख कारण कौन से थे? कौन से कारण थे ऐसे जो गुप्त काल में उन्हें स्वर्ण युग कहा गया दोस्तों? देखो, कला, साहित्य और विज्ञान में बहुत ज्यादा प्रगति होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त काल में कालिदास जैसे, महारामिहिर, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का उदय हुआ। अजंता की चित्रकला, मूर्ति कलाएं और विज्ञान गणित में महान उपलब्धियां मिली, जिसके कारण इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई दोस्तों। इसलिए इस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था में संधि विग्रह का कार्य क्या था? देखो, संधि विग्रह दोस्तों, ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये P/Qs हैं आपके, ये क्या है? आपके P/Qs हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है कि संधि विग्रह जो है, सॉरी, संधि विग्रह का कार्य क्या है? संधि विग्रह जो होते थे दोस्तों, ये विदेश नीति एवं संधि वार्ता देखते थे, ये टीटी कराते थे, संधियां कराते थे, टीटी कराते थे। ये उसका संधि विग्रह का कार्य था। ये एक उच्च अधिकारी होता था जो पड़ोसी राज्यों के साथ संधि, शांति या युद्ध की नीति तय करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त शासकों में किसने प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का वर्णन करवाया दोस्तों? आपको इंपोर्टेंट पता होगा कि प्रयाग प्रशस्ति मैचिंग में कई बार आया है। ये थे समुद्रगुप्त दोस्तों। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण है ये प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय गाथा के रूप में लिखा दोस्तों। हरिसेन कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के एक राज कवि हुआ करते थे। कौन थे? राज कवि हुआ करते थे। तो किसने प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का वर्णन कराया? समुद्रगुप्त ने कराया, जो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त काल में भूमि दान प्रथा के बढ़ने से किस वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई दोस्तों? क्योंकि गुप्त काल में भूमि दान बढ़ चुका था, तो किस वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई? ये ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और आपको नहीं पता होते। तो भूमि दान प्रथा से ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि मिलने लगी दोस्तों, क्योंकि ब्राह्मणों को हमेशा से एक पॉजिटिव, एक हमेशा से इज्जत और एक रिस्पेक्टेड तरीके से देखा जाता था कि वो पुरोहित होते थे। तो भूमि दान प्रथा से ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि मिलने लगी, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन अच्छी हो गई और मजबूत हो गई। इसलिए सबसे ज्यादा किस वर्ग को शक्ति प्राप्त हुई? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को। गुप्त काल में कौन सा सिक्का प्रचलन में नहीं था दोस्तों? कौन सा सिक्का प्रचलन में था? स्वर्ण की मुद्रा जो होती थी दिनार, रजत मुद्रा जिन्हें रूपक बोलता था, और ताम्र मुद्रा थी। लेकिन कांस्य मुद्रा गुप्त काल में बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी दोस्तों। कांस्य मुद्रा का कोई भी उपयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य में उपरिक किस स्तर का अधिकारी होता था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। उपरिक बोलते थे जो प्रांत स्तर के, यानी कि स्टेट स्तर के अधिकारियों को, प्रांत स्तर के अधिकारियों को उपरिक बोला गया। प्रांत प्रशासन में उपरिक प्रांत का प्रमुख होता था, जो सीधे सम्राट को रिपोर्ट करता था। किसे? सीधे किंग, राजा को रिपोर्ट करता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से गुप्त शासकों ने हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका? कौन सा गुप्त शासक था जिसने, हुणों ने आक्रमण किया, उसने सफलतापूर्वक रोकने का प्रयास किया? ये थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोकने में प्रयासरत थे। उन्होंने पूरी तरीके से रोका। स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी के आसपास, याद रखना डेट्स वगैरह क्रोनोलॉजी में आ जाती है, 455 ईस्वी के आसपास हुणों को हराकर साम्राज्य को बचाया। हालांकि इस संघर्ष से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, क्योंकि युद्ध लड़ेंगे आप तो आपका जो इकोनॉमिक ढांचा है दोस्तों, कहीं भी युद्ध लड़ लें, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान देखो, चाहे वो रसिया यूक्रेन देख लो, चाहे आप इजराइल और ये मिडिल ईस्ट का देख लो, तो साम्राज्य की स्थिति, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खाली होगी ही होगी। इसका दावा है। इसलिए युद्ध करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, गुप्त काल में कौन सी वैज्ञानिक उपलब्धि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों? कौन सी ऐसी उपलब्धियां थी जो गुप्त काल में, क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, ये थी दशमलव पद्धति का उपयोग, यानी कि दशमलव पद्धति का प्रयोग किया गया। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने उस समय इस पर काम किया। आर्यभट्ट और उनके समकालीन विद्वानों ने दशमलव पद्धति और शून्य का उपयोग विकसित किया, जिसने गणित को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। ये गुप्त काल की ही कला थी, जिससे गुप्त काल का ही आविष्कार था। नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन नवरत्न नहीं थे? याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे दोस्तों, उनकी बात करेंगे। इनमें से कौन नहीं थे दोस्तों? कालिदास थे, बारामीर थे, अमर सिंह थे, पर आर्यभट्ट जो है नवरत्नों में शामिल नहीं थे। आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के काल के थे दोस्तों, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। आर्यभट्ट आपके जो गणितज्ञ थे वो किसके? समुद्रगुप्त के काल में थे दोस्तों। आर्यभट्ट विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त काल में, नेक्स्ट बात करने वाले हैं, गुप्त काल में विदेशी व्यापार के ह्रास का मुख्य कारण था कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार की कमी क्यों हुई दोस्तों? समुद्री मार्गों पर नियंत्रण का खो दिया, यानी कि उन्होंने समुद्री मार्ग पर नियंत्रण खो दिया। गुप्त काल के उत्तरार्ध में, यानी कि गुप्त काल के जो नॉर्थ वाले उत्तरार्ध वाले इलाके में, उत्तरार्ध इलाके मतलब उत्तरार्ध में आते आते मतलब कि जो लास्ट पीरियड होता है, उत्तरार्ध का मतलब है लास्ट, स्टार्टिंग पीरियड नहीं, जो लास्ट में होता है, जब शासक, जब जो गुप्त साम्राज्य मतलब साम्राज्य का विघटन होने की होता है, उसे उत्तरार्ध कहते हैं, उसके आसपास का पीरियड। पूर्ण आक्रमण हुए और पश्चिमी समुद्री मार्गों पर, जो पश्चिमी समुद्री मार्ग थे, ये वाले मार्ग थे, वहां पर विदेशी शक्तियों का नियंत्रण बढ़ने से व्यापार में क्या हुआ? ह्रास हुआ, व्यापार में कमी देखने को मिली दोस्तों, ठीक है। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं। गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई, एक मिनट, गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई जिसे बोलते थे विषय, विषय का प्रमुख कौन होता था? विषयपति दोस्तों। विषयपति, ग्रामिक, भूपति, उपरिक, ये सब गुप्त काल की, गुप्ता पीरियड की क्या है? ये प्रशासनिक इकाइयां दोस्तों। तो गुप्ता काल की विषय कौन होता था? विषय का प्रमुख विषयपति। गुप्त प्रशासन में जो प्रांत था, यानी कि भुक्ति के नीचे विषय इकाई होती थी, जिसका प्रमुख विषयपति होता था दोस्तों। इसकी क्रोनोलॉजी आती है, प्रांत ऐसे करके, फिर भुक्ति, फिर उसके नीचे सॉरी विषय, फिर विषय ग्राम प्रति, इस तरीके से क्रोनोलॉजी को भी जरूर देख लेना। नेक्स्ट है, गुप्त काल की कौन सी अभिलेखीय शैली राजकीय आदेशों के लिए अधिक प्रचलित थी दोस्तों? कौन सी थी? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र तो जो थे, जो राजकीय आदेशों के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित होते थे। भूमिदान और राजकीय आदेश प्राय ताम्रपत्रों पर लिखकर जारी किए जाते थे, जिससे उनके दीर्घकालीन संरक्षण संभव हो सके, दीर्घकालीन संरक्षण संभव हो सके दोस्तों। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, गुप्त काल में विषय और भुक्ति के बीच कौन सी प्रशासनिक इकाई आती थी? गुप्त काल में विषय और भुक्ति के बीच में आहार आती थी दोस्तों। कुछ क्षेत्रों में भुक्ति यानी कि जो प्रांत होता था और विषय यानी कि जो जनपद कहता था, उसके बीच आहार इकाई होती थी, जो राजस्व प्रशासन का हिस्सा होती थी। तो भुक्ति यानी कि पहले भुक्ति, उसके नीचे आहार, उसके नीचे क्या आ गया? विषय। इस तरीके से आप क्रोनोलॉजी याद रखना। ये ए नहीं है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की बात हो रही है। प्रयागराज स्तंभ यानी कि इलाहाबाद स्तंभ मूल रूप से किस काल का निर्माण है, जिस पर गुप्तकालीन रेख अंकित हुए दोस्तों? ये आपका मौर्य काल का। किसका? मौर्य काल का। इलाहाबाद स्तंभ किसका है? मौर्य काल, यानी कि अशोका के काल का है। अशोक द्वारा मौर्य काल में ये बनाया गया था। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इस पर अंकित हुई, बाद में हुई। पहले ये मौर्य काल का है, ये बाद में गुप्ता काल आया है। लेकिन अशोक का जो इलाहाबाद स्तंभ है, एक ही बात हो रही है, इलाहाबाद स्तंभ मूलतः अशोक द्वारा मौर्य काल में बनाया गया था। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इस पर अंकित हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त काल के किस शासक ने समुद्री व्यापार के लिए गुजरात के बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित किया, कि उसने कंट्रोल स्थापित किया था दोस्तों? कौन थे? ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि वो दे वांट टू ट्रेड, थे ओशियन ट्रेड दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप को हराकर, तो शक क्षत्रप की उपाधि किसने ली? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों को हराकर पश्चिमी भारत पर अधिकार किया और समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में किया, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त काल की किस कर प्रणाली में किसानों से उपज का एक भाग लिया जाता था? ये होती थी भाग वाली जो होती थी, भाग वह कर था जिसमें कृषि उपज का निश्चित हिस्सा राज्य को दिया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त सिक्कों पर अश्वमेघ प्रकार मुद्राएं किसने जारी की थी? ये की थी समुद्रगुप्त ने दोस्तों। किसने? समुद्रगुप्त ने इसे क्या है? मुद्राएं जारी की थी। समुद्रगुप्त ने ये मुद्राएं जारी की थी। कौन सी? अश्वमेध प्रकार की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष्य में विशेष प्रकार की मुद्राएं जारी की, जिसमें अश्व और यज्ञ से जुड़े प्रतीक अंकित थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त काल में शिक्षा संस्थाओं का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? मैं गुप्ता पीरियड की बात कर रहा हूं, ये था नालंदा।
नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में शिक्षा विशेषकर बौद्ध अध्ययन के लिए विश्व विख्यात केंद्र था नालंदा दोस्तों गुप्त काल में। और इसकी स्थापना किसने कराई? कुमार गुप्त ने दोस्तों, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना कराई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मूर्ति कला। गुप्त काल की मूर्ति कला में किस पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, लाल बलुआ पत्थर का। किसका? लाल बलुआ पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। गुप्त मूर्तियों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग व्यापक था, जो मध्य गंगा घाटी में आसानी से उपलब्ध हो जाता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुप्त काल में उपरिक्त मैं वैसे बता चुका हूं। विषयपति के चयन की प्रक्रिया सामान्यतः कैसी थी? ये जी राजा द्वारा नियुक्त होती थी। यानी गुप्त काल के प्रशासन में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति डायरेक्ट सम्राट स्वयं करता था। डायरेक्ट कौन था? किंग खुद करता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किस देवता की पूजा के लिए प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? ये कौन थे दोस्तों? कार्तिकेय। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लगा लो इसको, कि कुमार गुप्त ने जिन्होंने नालंदा बिहार की स्थापना कराई, जो बिहार में पटना में है, जो गुप्तों के समय का सबसे इंपोर्टेंट पढ़ने का स्थान था नालंदा, उन्होंने एक देवता की पूजा के लिए प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया। ये थे कार्तिकेय। कुमार गुप्त कार्तिकेय महासेन के उपासक थे। कार्तिकेय यानी कि कार्तिकेय का नाम उपनाम है महासेन, और उनके लिए कई मंदिर बनवाए कुमार गुप्त ने दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं गुप्तकालीन अमरकोश के रचयिता कौन थे? याद रखना, अमरकोश के रचयिता थे अमर सिंह। ये अमर सिंह संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश था अमरकोश। ये संस्कृत में लिखा गया है, कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर। तो संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखित है, जो गुप्तकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुप्तकालीन भूमि दान पट्टों में प्राय कौन सी भाषा, एक मिनट, कौन सी भाषा और लिपि का प्रयोग होता था? देखो ये सारे क्वेश्चंस का जो लेवल है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है ना गुप्ता पीरियड से, तो आप मिस मत कीजिएगा। बार बार देखिए, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आप अगर आते हैं तो गलत होने के चांस नहीं होने चाहिए। तो गुप्तकालीन भूमि दान पट्टों में प्राय कौन सी भाषा और लिपि का प्रयोग होता था? ये संस्कृत की भाषा होती थी और ब्राह्मी लिपि होती थी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। गुप्तकालीन अभिलेखों में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, इसलिए याद रखना गुप्ता पीरियड में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि दोस्तों। नेक्स्ट है गुप्तकालीन आर्यभट्टीय ग्रंथ में कौन सी प्रमुख गणितीय अवधारणा थी? ये थी आपकी दशमलव पद्धति और शून्य का इनोवेशन दोस्तों। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति और शून्य का औपचारिक प्रयोग प्रस्तुत किया, जो गणित में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया। नेक्स्ट है गुप्त काल के पतन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारण क्या था? भूमिदान प्रथा का विस्तार। गुप्त काल के जो पतन की बात कर रहा हूं, पतन नहीं, पोर्ट की नहीं, पतन। तो गुप्त काल के पतन यानी कि उसके जो हास है, उसका जो एक तरीके से डिमोलाइजेशन है, उसके सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारण में से था भूमिदान प्रथा का, क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा भूमिदान प्रथा का विस्तार इस काल में हुआ। तो भूमिदान प्रथा के कारण राजस्व आधार कमजोर हुआ, जिससे सेना और प्रशासन पर व्यय घटा और साम्राज्य क्या हुआ? कमजोर हुआ दोस्तों। साम्राज्य कमजोर हो गया दोस्तों। साम्राज्य कमजोर हुआ क्योंकि भूमिदान प्रथा का विस्तार एक आधा की लेवल पर, एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था। गॉट इट? नाउ सामान्य विशेषताएं बता देता हूँ एक बार गुप्त काल के सिक्के और उसकी विशेष जानकारी। ये सिक्कों के बारे में न्यूमेटिक्स होता है, सिक्कों की जो जानकारी होती है उसे न्यूमेटिक्स बोलते हैं। देखो गुप्त काल लगभग 320 से 555 ईस्वी तक रहा। भारतीय स्वर्ण मुद्राओं का उत्कर्ष हुआ यहाँ पर। मुक्त स्वर्ण मुद्राओं को दिनार, ताम्र मुद्राएं और रजत मुद्राएं यहाँ पर प्रचलित थी दोस्तों। कांस्य मुद्राएं नहीं थी। सिक्कों पर उच्च कोटि की कलात्मक नक्काशी और धार्मिक राजनीतिक प्रतीक होते थे। सिक्कों का प्रयोग न केवल व्यापार में बल्कि राजकीय प्रचार माध्यम के रूप में भी किया जाता था। स्वर्ण मुद्रा जो है सबसे प्रमुख और सुंदर थी। रजत मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद से दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद से शक छत्रप की उपाधि किसके पास थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के। उनके पराभव के पश्चात जारी हुए रजत मुद्राएं, उनके पराभव के पश्चात। ताम्र मुद्राएं स्थानीय लेन देन के यूज में ताम्र मुद्रा यानी कि कॉपर मुद्राओं का यूज होता था, कॉपर कॉइन्स का यूज होता था दोस्तों। कांस्य मुद्रा का नगण्य प्रचलन था ही नहीं कांस्य मुद्रा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। कुंभ प्रकार के जो सिक्के होते थे उनके प्रकार हैं और शासक हैं। तो कुंभ प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए। प्रारंभिक जो है गुप्त स्वर्ण मुद्रा, जिन पर प्रतीक होता था देवी लक्ष्मी या राजकीय चिन्ह होता था उन पर दोस्तों। दूसरा अश्वमेध प्रकार के जो सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए। अश्वमेध यज्ञ की स्मृति एक और यज्ञ होता था इस पे, और दूसरे यज्ञ में रानी होती थी। बीड़ा प्रकार के जो सिक्के थे वो समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी था, इसलिए बीड़ा बजाते हुए इसकी मोहरों पर विशेषता पाएगी। व्याघ्र प्रकार के जो सिक्के थे समुद्रगुप्त का शिकार प्रेम होने के कारण, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है शिकारी होता था, इस प्रकार के सिक्के प्रेम बाघ का शिकार करते हुए दर्शाए गए। गर्जन प्रकार के सिक्के भी समुद्रगुप्त के काल में है। वहीं चंद्र प्रकार के सिक्के
चंद्रगुप्त द्वितीय विजय का प्रतीक यानी कि गदा और चक्र धारण करते हुए थे। सिंहासन प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजसत्ता का प्रदर्शन था। कुमारदेव कुमारगुप्त के समय के कार्तिक उपासना मोर के साथ कार्तिकेय के, क्योंकि ये कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं। गज प्रकार की यानी कि हाथी के प्रकार के जो सिक्के थे वो स्कंदगुप्त की युद्ध विजय गाज के साथ राजा के साथ में इसके प्रतीक चिन्ह हुए दोस्तों। धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व देखें इसका। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, गंगा यमुना, गुरु ग्रह, कार्तिकेय के चित्रों का प्रयोग हुआ है। ये धार्मिक सहिष्णुता का संकेत यानी कि ये क्या है, आपके रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाते हैं। शासकों की मुद्रा पर देवताओं के साथ साथ स्वयं का चित्रण भी था। राजा को देव समान बताने का राजनीतिक संदेश भी होता था दोस्तों। ठीक है, तो वजन आमतौर पर 7.5 से 8.5 ग्राम के बीच में था। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं पतली लेकिन उच्च शुद्धता की होती थी। कैसी? हाई क्वालिटी की होती थी, उच्च शुद्धता वाली होती थी। गॉट इट? अब मैं इनके क्वेश्चंस की बात करता हूँ। क्या क्वेश्चंस हैं? गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं का प्रमुख नाम क्या था? आपको पता होगा, दिनार। मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराता हूँ। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, जो कुषाण परंपरा से प्रेरित था दोस्तों। कुषाण परंपरा में भी ऐसा हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के की एक और कौन सा चित्र होता था? वो होता था दोस्तों अश्व और यज्ञवेदी का। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों में क्या होता था? मुद्रा में एक और अश्व, दूसरी ओर यज्ञ में रानी का चित्र होता था। गुप्त काल में रजत मुद्राएं किस शासन के काल में शुरू हुई? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो मैं ऊपर बताया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो शक क्षत्रपों की पराजय के बाद उनकी शैली को रजत मुद्राएं जारी की। गुप्त सिक्कों में बीड़ा प्रकार का संबंध, ये बात आ चुकी है, क्वेश्चन भी आ चुका है। बीड़ा प्रकार से मतलब है संगीत प्रेमी होते थे और ये समुद्रगुप्त के काल के सिक्के होते थे दोस्तों। गुप्त सिक्कों का कलात्मकता में प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन था? ये कौन था? कुषाण सिक्के। कुषाण सिक्कों की इनके प्रेरणा मिली कुषाण सिक्कों से। कुषाणों के सिक्के काफी इंपोर्टेंट थे, वहां से इन्हें प्रेरणा मिली। गुप्त सिक्कों की शैली और नामकरण कुषाण स्वर्ण मुद्राओं से प्रेरित थे। गॉट इट? नेक्स्ट बात करना, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुप्तकालीन 12 मेयर किस विषय के विशेषज्ञ थे? ये थे आपके ज्योतिष और खगोल से दोस्तों। 12 मेयर ने वृत्त संहिता और पंच सिद्धांत का लिखी। जो ज्योतिष, ये जो वृत्त संहिता ज्योतिष और पंच सिद्धांत का खगोल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं दोस्तों। गुप्त काल में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की मुख्य कारण क्या था दोस्तों? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था क्योंकि भूमिदान प्रथा की वजह से। गुप्त काल में जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मुख्य कारण था भूमिदान प्रथा। व्हाट इट? ठीक है, तो विकेंद्रीकरण का मुख्य कारण था दोस्तों भूमिदान प्रथा। कर मुक्त भूमिदान से दोस्तों स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो अधिकार थे उनके प्राप्तकर्ताओं के हाथों में चले गए दोस्तों, जिससे विकेंद्रीकरण बढ़ा। ठीक है, विकेंद्रीकरण बढ़ गया, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ा। गुप्त काल के पतन के समय होड़ों का प्रमुख नेता कौन था? एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तोरमाड़। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, इंपोर्टेंट। गुप्त काल के पतन के समय होड़ों का प्रमुख नेता था तोरमाड़। हूण नेता दोस्तों तोरमाड़ ने गुप्त साम्राज्य को गंभीर क्षति पहुंचाई। तोरमाड़ नाम था। उसके बाद मिहिर कुल ने भी उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। मिहिर कुल जो राष्ट्रकूट का था, राष्ट्रकूट का जो राजा था, उसने भी क्या किया? भारत पर गुजर बिहार था ये मिहिर कुल, इसने शायद उत्तर भारत पर आक्रमण किया दोस्तों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन प्रशासन में भुक्ति किसे कहते थे? बात हुई थी आपसे, प्रांतों को भुक्ति कहा गया। गुप्त प्रशासन में भुक्ति प्रांतीय इकाई थी जिसका प्रमुख उपरिक होता था दोस्तों। गुप्त सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्रण मुख्य किस उद्देश्य से किया जाता था? प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये था आपका राजनीतिक वैधता और समृद्धि का प्रतीक। समृद्धि का प्रतीक और राजनीतिक वैधता के लिए गुप्त सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्रण किया जाता था। लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता था, इसलिए सिक्कों पर उनका चित्र साम्राज्य की समृद्धि और राजसत्ता की वैधता का प्रतीक होता था। गुप्तकालीन कुमारदेव कुमार सिक्का किस देवता से संबंधित है? ये कार्तिकेय से दोस्तों, कार्तिकेय। कुमारगुप्त के कुमारदेव प्रकार सिक्कों में मोर के साथ कार्तिक का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त शासकों में कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बात हुई, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कुमारगुप्त, मैंने पहले भी बताया था, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया जिससे यह विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र बना। गुप्त प्रशासन में इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नगर श्रेणी का कार्य क्या है? तो व्यापार का नियमन और नगर प्रशासन की देखभाल करना, ये गुप्त प्रशासन में नगर श्रेणी का कार्य था। नगर श्रेणी नगर के व्यापारी और प्रमुख नागरिकों के संगठन थे जो नगर प्रशासन और व्यापार व्यवस्था संभालते थे। गुप्त कला में मूर्तियों का प्रमुख विषय क्या था? गुप्त कला में मूर्तियों का प्रमुख विषय था देवी देवियों और बौद्ध मूर्तियां दोस्तों, देवी देवताओं की और बौद्ध मूर्तियां। गुप्त कला में मूर्तियों कला में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों की प्रतिमाएं सुंदरता और संतुलन के साथ गढ़ी जाती थी। अब कुछ क्वेश्चन प्रशासन पर देखते हैं। गुप्त प्रशासन में ऊपर का पद का मुख्य कार्य क्या है?
प्रांतीय शासन देखना, ऊपर बताया था। गुप्त साम्राज्य में साम्राज्य को प्रांत यानी कि भुक्ति, जनपद और ग्राम में बांटा गया है दोस्तों। किसमें? प्रांत होता था यानी कि भुक्ति उससे बोलते थे, और विषय और ग्राम में। ऊपर का प्रांत का गवर्नर होता था, जो इसका प्रांत है इसका गवर्नर कौन होता था? ऊपर का, जो शाही आदेशों का पालन करता था और डायरेक्ट राजा के द्वारा चुना जाता था। गुप्त प्रशासन में विषयपति किस स्तर के प्रशासनिक इकाई का प्रमुख था? ये विषय का, जो विषय है दोस्तों यानी कि जनपद लेवल का अधिकारी होता था विषयपति। विषय जिला स्तर इकाई है जिसका प्रमुख विषयपति होता था। यह कर संग्रह यानी कि टैक्स कलेक्शन, न्याय यानी कि जस्टिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। गुप्त काल में ग्राम पंचायत का कौन सा अधिकार प्राप्त था? गुप्त काल में स्थानीय कर वसूली का जो अधिकार था वो ग्राम पंचायत को प्राप्त था। किसको? ग्राम पंचायत को प्राप्त था स्थानीय कर वसूली। गुप्त काल में ग्राम स्तर पर ग्रामीण व पंचायत व्यवस्था थी, जो सिंचाई, भूमि विवाद और कर वसूली जैसी स्थानीय मामलों को संभालते थे। गुप्त प्रशासन में अधिकरण किससे संबंधित था? अधिकरण दोस्तों आज का जो ट्रिब्यूनल है वो न्याय से संबंधित था। अधिकरण यानी कि न्यायिक संस्था थी। न्यायिक संस्था थी, इसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व से जुड़े विवादों का निपटारा होता था। गुप्त काल में संधि वर्ग का पद का दायित्व क्या है? वो शांति संधियां और विदेश नीति करता था। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। गुप्त प्रशासन में महादंड नायक किसके प्रमुख थे? महादंड नायक पुलिस विभाग यानी कि पुलिस बल का प्रमुख होता था महादंड नायक, जो पुलिस तथा कानून व्यवस्था का प्रमुख था, जो अपराध नियंत्रण और सुरक्षा का दायित्व संभालता था। भूमि काल में भूमि अनुदान पत्रों को क्या कहा जाता था? ताम्रपत्र। हम पहले भी बात कर चुके हैं और इनको क्या कहा जाता था? भूमि अनुदान कर मुक्त भूमि वाले ताम्रपत्र कहे जाते थे। गुप्त प्रशासन में अग्रहार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? कर मुक्त ब्राह्मण बस्ती होती थी, इसे अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था कर मुक्त ब्राह्मण बस्ती को। कर मुक्त ब्राह्मण बस्ती ये अग्रहार वह भूमि होती थी या ग्राम होता था जो ब्राह्मणों को धार्मिक और उनके शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कर मुक्त, टैक्स फ्री दिया जाता था। ठीक है, नागर श्रेणी की बात ऊपर कर चुके हैं। नगर की अर्थव्यवस्था और व्यापार का संचालन था। नगरों में व्यापारी और शिल्पकारों के संगठन को नागर श्रेणी कहा जाता था, और जो व्यापार, टोल तथा बाजार व्यवस्था की देखरेख करते थे। गुप्त प्रशासन में सामंत की मुख्य भूमिका क्या थी? सामंत दोस्तों सैन्य सहायता देना इनका काम था। सामंत जो है अर्ध स्वायत्त शासक होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक व आर्थिक सहायता देते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। गुप्त काल में धर्म महामात्र का दायित्व क्या है? धर्म महामात्र का दायित्व है धार्मिक अनुशासन व जन कल्याण। धार्मिक अनुशासन व जन कल्याण। धर्म महामात्र धार्मिक मामलों की देखरेख और जनता के कल्याण कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। गुप्त काल में कुमारा मात्र किस प्रकार का पद था? कुमारा मात्र शाही मंत्री परिषद का सदस्य होता था। कुमारा मात्र शाही मंत्री परिषद का सदस्य कौन होता था? कुमारा मात्र उच्च कोटि के मंत्री होते थे, जो नीतिगत सलाह और प्रशासनिक कार्य करते थे। गुप्त प्रशासन में रज्जुक का कार्य क्या था? रज्जुक भूमि मापना और कर निर्धारण का कार्य करता था, यानी कि भूमि मापन करना, भूमि मेजरमेंट करना और उसके टैक्स का निर्धारण करना, ये काम था रज्जुक का। गुप्त काल में एक प्रकार का राजस्व अधिकारी था जो भूमि का मापन और कर निर्धारण करता था। गुप्त काल में तलवार धारक किस विभाग से संबंधित थे? ये राजमहल की सुरक्षा करते थे, उनको तलवार धारक कहा गया। इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मिस मत कीजिएगा। तो राजमहल सुरक्षा दोस्तों, तलवार धारक राजा और राज परिवार की सुरक्षा में तैनात सैनिक होते थे। गुप्त प्रशासन में महाश्वपति का कार्य क्या है? ये घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते थे महाअश्वपति। महाअश्वपति अश्व सेना यानी घुड़सवार का प्रमुख होता था और युद्ध में इसकी रणनीति बनाता था दोस्तों। कौन? महाअश्वपति कौन होता था? अश्व मतलब घुड़सवार, घुड़सवार सेना का नेतृत्व करता था कौन? महाअश्वपति। गॉट इट? देखो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन के समाज की कौन सी विशेषता सबसे प्रमुख मानी जाती है? ये थी वर्ण व्यवस्था का कठोर होना। वर्ण व्यवस्था का कठोर होना इस समाज की सबसे प्रमुख व्यवस्था मानी जाती है। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई। उच्च जातियों में अंतर्विवाह प्रतिबंधित था, यानी कि प्रोहिबिटेड था। ऊंची जातियों में अंतर्विवाह नहीं किया जा सकता था और शूद्रों को धार्मिक व शैक्षणिक अवसरों से वंचित रखा गया। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से दिखती है इस काल में, गुप्त काल में। गुप्त काल में भूमि अनुदान प्रथा का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? धार्मिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करना। गुप्त काल में राजा मंदिरों, मठों, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान में देते थे, जिसे अग्रहारा कहा जाता था। इसका उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण होता था। गुप्त काल में कृषि कर को क्या कहा जाता था? कृषि कर को दोस्तों हल कर कहते थे। हल कर कहते थे। गुप्त काल का एक प्रमुख कर था जो हल कर कहलाता था,
जो किसान अपनी भूमि पर हल चलाने के आधार पर देता था। गुप्त साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पर्दा प्रथा का आरंभ हो चुका था इस काल में, पर्दा प्रथा का आरंभ हो चुका था। गुप्त काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी, पर्दा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं प्रारंभ हो चुकी थी। हालांकि कुछ उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा व कला में दक्ष थी। गुप्त काल में व्यापारिक पतन का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, इसलिए गुप्त काल में व्यापारिक पतन का एक कारण हो सकता है। रोमन साम्राज्य के पतन से भारत रोम व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ा, सोने के सिक्कों का आगमन घटा और व्यापारिक गतिविधियों में गिरावट आई। बलि बलि यानी कि बालिनी बलि, भाग और भोग शब्द गुप्त काल में किससे संबंधित है? दोस्तों ये कर के प्रकार हैं, टैक्स के प्रकार हैं, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। गुप्त काल में बलि यानी कि अनाज कर होता था, भाग यानी उपज का अंश और भोग मतलब स्थानीय कर होता था। ये महत्वपूर्ण राजस्व के सोर्स हैं। नेक्स्ट था गुप्तकालीन नगरों के पतन का प्रमुख कारण, ऊपर बात हुई है। शहरी कारीगरों का ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, प्रशासनिक उपेक्षा, व्यापार में कमी, चारों ही सही है। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आई, रोमन मांग में कमी हुई कि रोमन साम्राज्य धाराशायी हो गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भरता होने लगी और नगरों का कमजोर होना ये लागू हो गया। गुप्त काल में अग्रहारा का अर्थ क्या है? अग्रहारा का मुक्त है, जो ब्राह्मण को कर मुक्त भूमि का अनुदान दिया जाता था उसको कहते थे अग्रहारा। गुप्त अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख उत्पादन क्या था? धान। कृषि गुप्त अर्थव्यवस्था का आधार थी, धान प्रमुख फसल थी, साथ ही गेहूं, गन्ना और कपास भी उगाए जाते थे। दोस्तों गुप्त काल में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ये होता है व्यापारिक या कारीगर संघ के लिए। व्यापारिक या कारीगर संघ, श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संघ था जो उत्पादन, कीमत और व्यापार के नियम तय करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप। नेक्स्ट क्या है? गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? यह शूद्रों को भूमि स्वामित्व का अधिकार नहीं था। ए इज द राइट आंसर। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी, शूद्रों को भूमि स्वामित्व का अधिकार सीमित थे, याद रखना, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। गुप्त काल में भूमिदान की परंपरा का मुख्य कारण क्या था? यह था धार्मिक पुण्य प्राप्ति। गुप्त शासक ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से भूमि दान देते थे, जिससे ब्राह्मण वर्ग का प्रभाव पड़ा। गुप्त काल में नगरों का पतन क्यों हुआ? क्योंकि व्यापार का ह्रास और गिल्ड का पतन होने लगा। गुप्त काल में जो गिल्ड थी, गिल्ड भी एक व्यापारियों की संस्था होती थी, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पतन हुआ, जिससे शहरीकरण में गिरावट आई। गुप्त काल में श्रेणी का संबंध किससे है? व्यापारी और कारीगर संघ से। श्रेणियां व्यापारी और कारीगर के संगठन थे जो उत्पादन और व्यापार का संचालन करती थी। गुप्त काल में उपरिक्त शब्द का प्रयोग क्या है? ये ऊपर बात हुई है प्रांतीय गवर्नर। उपरिक्त गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासक था जो केंद्र के आदेश पर प्रांत का संचालन करता था। अग्रहार किसे कहते हैं? ये बात हो चुकी है। गुप्त काल में कूट और कुलिक का संबंध किससे है? ये तो था लोहार और सुनार के पेशे। कूट होता था लोहार, कूट और कुलिक शब्द कम से, कूट लोहार से और कुलिक सोनार, सुनार यानी कि जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार सोना जो बनाता है गोल्ड स्मिथ, उससे रिलेटेड है। दोस्तों गुप्त काल में भूमि से कर का प्रमुख रूप क्या था? गुप्त काल में भूमि से कर का प्रमुख रूप क्या था? ये था भूमि कर। भूमि से जो लिया जाता था, हल कर होता था जो हल चलाते थे, और वहीं भोग कर होता था एक तरीके का जो जनसभा के द्वारा दिया जाता था, मतलब उस तरीके से। तो भूमिकर भूमि से दिया जाता था। भूमिकर भूमि पर लगाया जाने वाला प्रमुख कर था जो कृषि उत्पाद के रूप में वसूला जाता था। गुप्त काल में किस वर्ग को धर्म का संरक्षक माना जाता है? ये था आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म, शिक्षा और सामाजिक मूल्यों के संरक्षक माने जाते थे। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में सही कथन कौन सा है? गुप्त काल में उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। गुप्त काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई, पर्दा प्रथा और बाल विवाह बढ़ा। गुप्त काल में कृषि की प्रमुख फसल, ऊपर बात हुई धान, गन्ना, कपास भी थी। नेक्स्ट, टैक्स इम्यूनिटी, कर अपहरण, कर चोरी का अर्थ गुप्त काल में क्या था? भूमि को कर से मुक्त रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैक्स इम्यूनिटी, कर अपहरण क्या होता था? तो भूमि को कर से मुक्त करना क्या होता था? ये टैक्स इम्यूनिटी या कर अपहरण कहलाता था। कर अपहरण का अर्थ है किसी विशेष भूमि को कर से मुक्त कर देना तथा प्राय ब्राह्मणों को दान स्वरूप ऐसा होता था। गुप्त काल में सैनिक भूमि अनुदान का उद्देश्य क्या था? सैनिकों को पेंशन देना। क्या था? सैनिकों को पेंशन देना। सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद या विशेष योगदान कर भूमि दी जाती थी, जिसे सैनिक भूमि अनुदान कहा जाता था। गुप्तकालीन समाज में पंचायत की भूमिका क्या थी? यदि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करती थी। पंचायत ग्राम स्तर पर प्रशासन और न्याय का संचालन करती थी। गुप्त काल में सार्थवाह कौन थे? गुप्त काल में सार्थवाह कौन थे? ये व्यापारी काफिले के नेता होते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ। सार्थवाह व्यापारी काफिले के नेता होते थे जो व्यापारी मार्गों पर सुरक्षा और संचालन देखते थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में
प्रमुख व्यापार निर्यात वस्तु क्या थी दोस्तों? ये थे कपास के वस्त्र। कपास के विशेष वस्त्र जिन्हें महीन मलमल का निर्यात रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया तक होता था। ताम्रपट का गुप्त काल में क्या महत्व है? ताम्रपट का महत्व है कि शाही आदेश का अभिलेख उसी पर लिखा जाता था, ताम्रपट पर। ताम्रपट पर भूमिदान अधिकार या आदेश अंकित कर प्रमाण के रूप में दिया जाता था, ताम्रपट पर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त काल में मुद्राओं का अवमूल्यन क्यों हुआ? क्योंकि सोने के सोर्स में कमी हुई। हूण आक्रमण हुआ, तोरमाड़ ने आक्रमण किया और भी राजाओं ने। सोने की आपूर्ति घटने से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का वजन घट चुका था दोस्तों। गेट इट? नाउ टॉकिंग अबाउट गुप्त काल में महादंडनायक का कार्य सेना का प्रमुख होता था। ऊपरी बात हो चुकी है, जो राजा के आदेश पर युद्ध संचालन करता था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता सही है? देखो, ग्राम आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी ये। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित थी। यहाँ अधिकांश आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर पूरी होती थी दोस्तों। गेट इट? ये बात। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल के कवि। इंपोर्टेंट बातें सारी, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेके आए। गुप्त काल के कवि, उनकी रचना प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया क्योंकि साहित्य कला विज्ञान का विकास हुआ, संस्कृत साहित्य लिखे गए, गुप्त सम्राटों ने विद्वानों को संरक्षण दिया, श्रेष्ठ कवि और नाटककार उनके दरबार में थे। अब बात करते हैं कालिदास की। कालिदास के काल में संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कहां पर? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। विशेषता क्या थी? संस्कृत के महानतम कवि और नाटककार थे। भारतीय शेक्सपियर कहा गया है किसको? कालिदास जी को। इनकी कृतियां थी कुमार संभव। कुमार संभव में दोस्तों पार्वती और शिव के विवाह तथा कुमार कार्तिकेय, इनके जो उनके बेटे थे पार्वती और शिव जी के, उनके बेटे के जन्म पर आधारित महाकाव्य। इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में पूछ सकते हैं। तो कुमार संभव में पार्वती और शिव के विवाह तथा कुमार कार्तिकेय के जन्म पर आधारित एक महाकाव्य है। ये कौन सा काव्य है? महाकाव्य दोस्तों, कुमार संभव। अब बात करते हैं रघुवंश की। रघुवंश जो है, रघुवंश में कलर चेंज करता हूं। रघुवंश के राजाओं के वंश चरित और विशेष रूप से राम के पूर्वजों की कथा है। यह भी कालिदास के द्वारा लिखी हुई कृति है। मेघदूत की बात करूं, यह विरह काव्य है। एक यक्ष का संदेश उसके प्रिय को मेघ के माध्यम से, इसलिए इसको मेघदूत लिखा गया, यानी कि वर्षा के बादलों के माध्यम से दिया गया। यह विरह काव्य है, मेघदूत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। महाभारत की कथा से प्रेरित नाटक शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा के बारे में एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं विक्रमोर्वशीयम दोस्तों। ये नाटक है, एक राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की कथा है दोस्तों। इसमें कौन सा ये नाटक है? नाटक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमार्षियम क्या आता है इसको? राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की कथा है इस नाटक में। मालविकाग्निमित्रम, ये भी कालिदास का नाटक है एक। ये नाटक है राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा इसमें है, मालविकाग्निमित्र में। ये नाटक है दोस्तों किसका? कालिदास का। नेक्स्ट बात करते हैं विशाख दत्त की। विशाख दत्त दोस्तों कौन थे? विशाख दत्त के काल के अंदर संभवतः ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन ही रहे थे दोस्तों। इनकी मुख्य कृतियां हैं मुद्रा राक्षस। ये एक ऐतिहासिक नाटक है मुद्रा राक्षस। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात की गई है मुद्रा राक्षस में। तो ये लिखा किसने? विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। और इस ऐतिहासिक नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का पतन कैसे किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की, ये सारा एक्सप्लेनेशन है। दूसरी बात करते हैं देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम की बात करते हैं। अब आंशिक रूप से ये उपलब्ध है। गुप्त सम्राट रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की कथाएं इसमें देवी चंद्रगुप्त में है दोस्तों। हर्षवर्धन के समय के बाणभट्ट से पहले गुप्त काल के विद्वान थे। हालांकि बाणभट्ट गुप्तोत्तर काल का है, लेकिन गुप्त काल में इनके जैसे गद्य लेखकों का विकास मार्ग प्रशस्त हुआ, ये बीच में आ गया दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है। अमर सिंह की बात करें, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। मुख्य कृति है इनकी अमरकोश। और अमरकोश संस्कृत का प्रसिद्ध एक कोश है, यानी कि ये शब्द कोश है। इसमें पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द, विभिन्न श्रेणियों की शब्दों का संग्रह है। वहीं शूद्रक की बात करें, शूद्रक जो है इनका काल सटीक नहीं है, फिर भी कुछ विद्वान इन्हें गुप्त काल का मानते हैं। इनकी कवि है मृच्छकटिकम संस्कृत का नाटक है। और मृच्छकटिकम में दोस्तों चारुदत्त और वैश्या बसंत सिन्हा की कथा है। चारुदत्त और वैश्या बसंत सिन्हा की कथा मृच्छकटिकम में गिवन है। भास की बात करते हैं। भास के कई नाटक दोस्तों, भास के कई नाटक गुप्त काल में लोकप्रिय थे। कौन कौन से थे? जैसे स्वप्नवास बद्धतम, ये भास का ही नाटक है। और प्रतिज्ञा योंग धारायणम, क्या है? प्रतिज्ञा योंग धारायणम, ये किसका है? ये भास का ही। ये संभवतः गुप्त काल से पहले के कवि थोड़े से भास।
पर ये गुप्त युग में उन्हें पुनः खोजे गए और खेले गए दोस्तों, इनके साथ काम किया गया, ये गलत लग गया। अब दंडन की बात करें, ये गुप्तोत्तर काल की शुरुआत में है, यानी कि जब गुप्तों का उत्तर काला। इनकी मुख्य कृति है 10 कुमार चरितम, किसकी? दंडन की। दंडन ने लिखा 10 कुमार चरितम, किसमें? 10 कुमार चरित को दोस्तों गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, और इसमें 10 राजकुमारों की साहसिक कथाएं हैं 10 कुमार चरितम में। और काव्यादर्श की बात करें, ये भी दंडन द्वारा लिखी गई है, ये काव्य शास्त्र पर ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं भवभूति की। तो भवभूति कौन है? ये गुप्तोत्तर काल की ओर झुकाव है इनका। संस्कृत के नाटककार हैं। उत्तर रामचरित के बाद मालती माधव के रचयिता कौन है? भवभूति। पर गुप्त साहित्य परंपरा से ये प्रभावित थे दोस्तों। गॉट इट? कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं आपको। गुप्त काल के कविराज के रूप में किसे जाना जाता है? कालिदास। कालिदास गुप्त काल के सबसे महान संस्कृत कवि और नाटककार थे, जिन्हें कविराज कहा गया। उनकी प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव है, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए। अभिज्ञान शाकुंतलम किस गुप्तकालीन कवि की रचना है? कालिदास की है। घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम एक संस्कृत नाटक है जिसमें महाभारत के आदि पर्व की शकुंतला दुष्यंत कथा को भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। जर्मन विद्वान थे, इनका नाम था विलेम जोन्स ने यूरोप में से लोकप्रिय बनाया। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, तो एक जर्मनी के विद्वान थे विलेम जोन्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने यूरोप में अभिज्ञान शाकुंतलम को फेमस बना दिया। मृच्छकटिकम द लिटिल क्ले कार्ड के रचयिता कौन थे? शूद्रक। मृच्छकटिकम का प्राचीन संस्कृत नाटक है, जिसमें चारुदत्त और गणिका बसंत सेना यानी कि जो वैश्या थी उसकी कथा है। यह गुप्तकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। कौन? मृच्छकटिकम। मुद्रा राक्षस नामक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखा? ये आपको पता होगा, विशाखदत्त ने दोस्तों। मुद्रा राक्षस में चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने की कथा। यह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नाटक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो इसमें किसमें? मुद्रा राक्षस में, जो विशाखदत्त ने लिखा है। नेक्स्ट, गोडवहो किस कवि की रचना है? गोडवहो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ। गोडवहो दोस्तों वाकपति की रचना है। गोडवहो प्राकृत भाषा में, याद रखना किसमें है ये? प्राकृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जो यशोवर्मन यानी कि जो कन्नौज के राजा के विजयों का वर्णन करता है दोस्तों। ये जो गोडवहो है वाकपति के द्वारा लिखित एक महाकाव्य यशोवर्मन में, इसमें यशोवर्मन कन्नौज के राजा की विजयों की गाथाएं हैं इसमें। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभलेख किस कवि लेखक के द्वारा रचित है दोस्तों? ये हर्षियन सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं मंत्री थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों और उनकी दानशीलता का वर्णन है। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है दोस्तों? कालिदास ने। कुमार संभव में शिव पार्वती के विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिक के जन्म की कथा है। यह संस्कृत साहित्य का अनुपम काव्य है। 10 कुमार चरित के लेखक मैंने ऊपर बताया दंडी। देखो मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, लेकिन देख लेना आप। 10 कुमार चरितम संस्कृत की गद्य कृति है, जिसमें 10 राजकुमारों के साहसिक जीवन का वर्णन है। क्रार्थार्जुनियम किस कवि की रचना है? ये भारवी की है। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्रार्थार्जुनियम भारवी की क्या है? एक कवि रचना है। क्रार्थार्जुनियम महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। महाभारत के वन पर्व पर आधारित है क्रार्थार्जुनियम, जो भारवी ने लिखा है, एक महाकाव्य है। इसमें अर्जुन और भगवान शिव के किरात वेश में, जो भगवान शिव का किरात वेश है, उसमें युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नव साहसांक चरित किसने लिखा है दोस्तों? ये दंडी ने लिखा है। वेरी इंपोर्टेंट, नव सासांग चरित किसने लिखा है? दंडी ने। नव सासांग चरित संस्कृत का महाकाव्य है, जो चालुक्य वंश के राजाओं की प्रशस्ति करता है। चालुक्य वंश के, परंतु इसका साहित्य योगदान गुप्तकालीन गद्य परंपरा को आगे बढ़ाता है दोस्तों। ये किसने लिखा? नव सासांग चरित दंडी ने लिखा है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये एक संस्कृत का महाकाव्य है। देखो, देवी चंद्रगुप्तम काव्य के रचयिता कौन है? देवी चंद्रगुप्तम कृति के रचयिता है भास। ऊपर बताया वैसे भास जो है देवी चंद्रगुप्त भास की रचना है। इसमें गुप्त काल की ऐतिहासिक घटनाओं का साहित्यिक रूप मिलता है देवी चंद्रगुप्त में दोस्तों। गॉट इट? अब बात करते हैं कुछ गुप्त शासकों की उपाधियों की। गुप्त शासकों द्वारा प्रयुक्त महाराजा धीराज उपाधि का मुख्य अर्थ क्या है? यह राजाओं का राजा। महाराजा धीराज का अर्थ है राजाओं का राजा। गुप्त काल में यह उपाधि साम्राज्य की सार्वभौमिकता और सर्वसत्ता को प्रदर्शित करती है, उसका प्रतीक थी। विक्रमादित्य उपाधि किस गुप्त सम्राट से सर्वाधिक जुड़ी हुई है? चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। तो विक्रमादित्य की उपाधि है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ी हुई है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो उनके पराक्रम और सांस्कृतिक संरक्षण को दर्शाती है। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में किस उपाधि से संबोधित किया गया है? ये किया गया महाराजा धीराज में। ये पूछा जाए क्वेश्चन,
आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में महाराजा अधिराज कहा गया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को महाराजा अधिराज कहा गया, जो उनके साम्राज्य विस्तार और श्रेष्ठता का संकेत है। गुप्त काल में परमेश्वर उपाधि का प्रयोग किस लिए होता था? परमेश्वर की उपाधि का प्रयोग दोस्तों सर्वोच्च शासक के लिए होता था। परमेश्वर उपाधि सर्वोच्च सत्ता एवं सार्वभौमिक अधिकार का प्रतीक थी। अश्वमेधपति उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? ये समुद्रगुप्त ने दोस्तों। अश्वमेधपति की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला, मिस मत कीजिएगा। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेधपति की उपाधि धारण की, प्राप्त की, और उनकी साम्राज्यवादी स्थिति और मजबूती दिखाती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि का प्रयोग किया? महाराजा धिराज का। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसका? महाराजा धिराज। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की, उसने साम्राज्य के एकीकरण का संकेत दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, चक्रवर्ती उपाधि गुप्त काल में किसका प्रतीक थी? ये संपूर्ण भारत पर अधिपत्य, यानी कि चक्रवर्ती मतलब एक राजा, संपूर्ण भारत पर अधिपत्य। चक्रवर्ती उपाधि ऐसे सम्राट को दी जाती थी जिसका प्रभुत्व संपूर्ण भारत पर हो। कुमार गुप्त प्रथम ने किस उपाधि का प्रयोग किया? ये महेंद्रादित्य जो है, कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि थी, इज वेरी इंपोर्टेंट। कुमार गुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य उपाधि धारण की, जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को दर्शाती है। तो महेंद्रादित्य उपाधि किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने, जिन्होंने नालंदा बिहार बसाया था दोस्तों। स्कंदगुप्त की किस उपाधि से अभिहित किया गया? स्कंदगुप्त को दोस्तों परम भागवत, इंपोर्टेंट है, परम भागवत की उपाधि से क्या किया गया? परम भागवत की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्कंदगुप्त विष्णु भक्त थे दोस्तों, उन्होंने परम भागवत उपाधि अपनाई हुई थी स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त किसके? विष्णु भक्त थे, विष्णु की पूजा करते थे, उन्होंने परम भागवत की उपाधि दी। परम भागवत उपाधि का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है कि विष्णु के परम भक्त। परम भागवत उपाधि विशेष रूप से विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाती है। समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्कों पर कौन सी उपाधि अंकित थी? अश्वमेधपति, जैसे ऊपर बात की है, उनके सिक्कों पर थी। गुप्त शासकों की उपाधियों में कविराज किससे संबंधित है? कविराज दोस्तों कवि और राजा दोनों से, कवि और राजा दोनों से। कवि और राज का अर्थ है कवियों का राजा या विद्वान शासक। समुद्रगुप्त को यह उपाधि दी हुई थी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी हुई थी। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया। क्यों कहा गया भारतीय नेपोलियन? क्योंकि किसने कहा, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहने वाला कौन था? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहने वाले थे एवी स्मिथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एवी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनके युद्ध कौशल के कारण भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। परमादित्य उपाधि किसने धारण की? परमादित्य, ये थी कुमार गुप्त द्वितीय की। कुमार गुप्त द्वितीय की क्या उपाधि थी? परमादित्य। कुमार गुप्त द्वितीय को परमादित्य उपाधि से अभिहित किया गया। श्री परमेश्वर उपाधि का प्रयोग किस शासक ने किया? ये किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों। विक्रमादित्य और श्री परमेश्वर दोनों उपाधियां इन्होंने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को कुछ शिलालेखों में श्री परमेश्वर कहा गया है। तो परमेश्वर, श्री परमेश्वर, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य भी कहा गया। गुप्त शासकों में सूर्य की उपासना से जुड़ी उपाधि किसने अपनाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सूर्य उपासक थे और सूर्य मंदिर निर्माण से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, परमेश्वर, महाराजा धिराज और चक्रवर्ती, इन तीनों उपाधियों का संयुक्त प्रयोग किस गुप्त शासक ने किया? ये क्या दोस्तों? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों व शिलालेखों में इन तीनों उपाधियों का प्रयोग किया है। परमेश्वर, महाराजा धिराज और चक्रवर्ती। इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसने किया है? ये किया है समुद्रगुप्त ने। राजा धिराज श्री उपाधि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर पाई जाती है? ये चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर राजा धिराज श्री की उपाधि पाई जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों में राजा धिराज श्री अंकित मिलता है। विष्णु के रूप में अवतार की अवधारणा किस गुप्त सम्राट से जुड़ी है? ये जुड़ी है आपके समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त को कुछ अभिलेखों में विष्णु का अवतार बताया गया है। कुछ अभिलेखों में समुद्रगुप्त को विष्णु का अवतार बताया गया, जो धार्मिक वैधता क्या है? प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त सम्राटों की उपाधियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। उपाधियां राजनीतिक प्रचार, धार्मिक वैधता और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होती थी। गॉट इट? देखो, गुप्त काल में जो आए हुए क्या नाम है विदेशी थे, उनका है, ये आया था फायान, चीन से आया, ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम था। इसका आगमन 399 से 414 ईस्वी का है और आया चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य जी के काल में। इसका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों और अवशेषों की खोज तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। मथुरा गया, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, बोधगया, सारनाथ और नालंदा गया, आदि जगह पर गया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है
कि फायान ने कहाँ की यात्रा की। तो फायान ने दोस्तों मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, बोध गया और सारनाथ, नालंदा भी गया। इसने वर्णन किया है भारतीय समाज का कि भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता थी, दंड व्यवस्था बहुत हल्की थी, अपराध कम था। ऐसा फायान ने एक्सप्लेनेशन किया है। समाज में समृद्धि थी, शांति थी और आर्थिक विकास था। बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी प्रभाव था। पुस्तक थी इसकी फो क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम इसका नाम था। गुप्त काल की सामाजिक व धार्मिक स्थिति का प्रमाणिक स्रोत ये माना जाता है फायान। ये अल्बुनी तो बहुत अल्बुनी गलत दे दिया है, अल्बुनी गलत लग गया। तो हूण आक्रमणकारी कहाँ से थे दोस्तों? हूणों का आक्रमण हुआ मध्य एशिया से। आइए, आगमन था इनका 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। इसका काम था लूटपाट और राजनीतिक विस्तार करना। तोड़माड़ और मीरकुल, देखो हूणों का एक राजा था मीरकुल, मैंने शायद राष्ट्रकूट बताया कहीं, सॉरी फॉर दैट। मीरकुल भी एक हूणों का राजा था। तोड़माड़ और मीरकुल, लास्ट राजा था तोड़माड़, जो कि जिसने आक्रमण किया गुप्त पर। हूणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। सांस्कृतिक योगदान लगभग नगण्य था, लेकिन राजनीति पर इनका गहरा असर देखने को मिलता है। देखो कुछ क्वेश्चन बना दिए हैं। ये क्या है? भारत में फायान भारत में कब और किस उद्देश्य आया था? आया था 399 से 414 बौद्ध धर्म ग्रंथ और अवशेष खोजने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया और इनका ग्रंथ था फो क्योंकि। फायान के अनुसार गुप्तकालीन समाज में अपराध दर कैसी थी? बहुत कम। ये फायान ने बोला कि फायान ने लिखा कि दंड व्यवस्था हल्की थी और अपराध बहुत कम होते थे, जिससे जनता में भय नहीं था बल्कि विश्वास का वातावरण था। फायान ने अपना यात्रा विवरण में किस नगर को विशेष रूप से समृद्ध और विकसित बताया है? सॉरी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी और जहाँ राजधानी होती है वो समृद्ध होगी भाई। तो प्रशासन सुचारू रूप से चलता था और यह सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। फायान ने गुप्तकालीन भारत में कौन सा धर्म सबसे प्रचलित बताया दोस्तों? उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित था। यद्यपि फायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने बौद्ध स्थलों का दौरा किया, फिर भी उसने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव उस समय था। फायन ने किस भाषा और लिपि का प्रयोग अपने विवरण में किया है? फायन ने चीनी भाषा और लिपि का प्रयोग, फायन ने अपने विवरण में चीनी भाषा में लिखा है। गुप्त काल में मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी कौन थे? ये थे हूण। हूणों का आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया, विशेषकर स्कंदगुप्त के बाद दोस्तों, विशेषकर स्कंदगुप्त के बाद सबसे ज्यादा आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। फायन की पुस्तक फो क्योंकि का अर्थ क्या है? यह आपका बौद्ध राज्य का विवरण रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, यानी बौद्ध राज्य का विवरण। फायन ने भारत में न्याय व्यवस्था के बारे में क्या कहा? हल्की सजा थी उस समय, दंड व्यवस्था हल्की थी और सामाजिक नैतिकता के कारण अपराध कम था, सोशल एथिक्स था। फायन के समय गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 399 ईस्वी में आया। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासन कर रहे थे। गुप्त काल में विदेशी यात्रियों पर महत्व क्यों है? क्योंकि यह समयकालीन भारत का निष्पक्ष झलक देखने को मिलती है दोस्तों। देखो कुछ आए हुए क्वेश्चंस की बात करता हूं। क्या है? गुप्तों द्वारा जारी रजत मुद्रा क्या कहलाती थी? रुपयक। गुप्तों ने शक छत्रों की तरह उज्जैनी शैली की रजत सिक्के जारी किए जिन्हें रुपयक कहा जाता था। बंदर का ज्ञान सवाल 1999 में आया है, ये वाली बात। गुप्त काल में कौन सा बंदर का उत्तर भारत के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था दोस्तों। गॉट इट? एक सवाल क्वेश्चन यहाँ से आया कि बिस्ती गुप्त काल में किस प्रकार वर्णित थी? यह राज्य के लिए एक प्रकार का कर था, जनता द्वारा किए जाने वाला अनिवार्य श्रम होता था। गुजरात में बंदरगाहों की पहचान। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ये सभी बंदरगाह थे। घंटासाला, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है गुप्त काल में? तो यह घंटासाला, कदुरा और चौफ। ये क्या है? बाजीराम रवि का एक क्वेश्चन आया है। तो घंटासाला, कदुरा और चौफ क्या है? ये सभी बंदरगाह हैं, घंटासाला, कुदरा और चौफ। ठीक है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों, हु इज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने बिहार क्षेत्र यानी मगध में गुप्त वंश की स्थापना की। तथाकथित संचय संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त जो है उनको जाना था, चंद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है। हु वाज द नेपोलियन कौन कहलाता था? समुद्रगुप्त को। बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किया उनके कुशल सैन्य अभियान के कारण। इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति कौन? हरिशचंद्र ने लिखा है। हरिशचंद्र दरबार में सम्राट समुद्रगुप्त के कवि थे। उन्होंने इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति रचा। किसने? हरिशचंद्र ने, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि होते थे दोस्तों। देखो कुछ और डिटेल्स में देता हूँ। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। हरिश्चंद्र ने प्रयाग स्तंभ लेख लिखा जो कि समुद्रगुप्त के कवि थे। ठीक है। दिग्विजय दक्षिण अभियान नीति से संबंधित है। प्रशासनिक बदलाव हुए,
ब्राह्मण्स को कर मुक्त भूमि दी गई। गुप्ता पीरियड मंदिर एवं वास्तुकला विकास के लिए जाना जाता है और गुप्ता पीरियड में शहरी हास्य विशेषताएं थी और बहुत सारे प्रशासनिक कार्य हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रशासन में महाप्रतिहार दोस्तों, महाप्रतिहार किस कार्य से जुड़ा था? महाप्रतिहार होता था शाही सुरक्षा और दरबार व्यवस्था। महाप्रतिहार शाही महल की सुरक्षा और दरबार में व्यवस्था बनाए रखने का प्रमुख अधिकारी था। गुप्तकालीन सामंत प्रथा का मूल स्वरूप क्या था? मूल स्वरूप था स्थानीय सामंत जो राजा को कर और सैन्य सेवा देते थे। सामंत राजा के अधीनस्थ स्थानीय प्रभु होते थे जो कर चुकाते थे और युद्ध के समय सैन्य सहायता प्रदान करते थे। गुप्त काल में अष्टाध्यक्ष मंडल का कार्य क्या था? ये 8 प्रमुख विभागों का संचालन करते थे। कौन से विभाग थे? मैं इनकी बात कर लेता हूँ। अष्टाध्यक्ष मंडल में 8 विभाग प्रमुख थे, जैसे द्रव्याध्यक्ष जो राजस्व देखता था, नगराध्यक्ष नगर प्रशासन देखता था, ठीक है, जैसे सेनापति सैन्य और संधि विग्रह विदेश नीति देखता था। ये राजा के प्रमुख मंत्री परिषद का हिस्सा थे। और ये क्वेश्चन वैसे ऊपर बताएं, एक बार और रिपीट करता हूँ। ग्राम प्रशासन में उपरी किस स्तर का अधिकारी था? दोस्तों प्रांत यानी भुक्ति स्तर का। गुप्त प्रशासन में साम्राज्य को भुक्ति नामक प्रांतों में विभाजित किया गया और जिनका प्रमुख उपरी होता था वह राजा का प्रतिनियुक्ति अधिकारी होता था। कौन? प्रतिनियुक्ति अधिकारी था और राजस्व व न्याय का दायित्व निभाता था। विषयपति किस प्रशासनिक इकाई का प्रमुख था? विषयपति दोस्तों जनपद यानी कि विषय का, जनपद बुलाता था विषय को। विषय यानी भुक्ति से छोटा प्रशासनिक इकाई है, यानी कि सबसे भुक्ति जो है प्रांत, फिर उसी का विषय यानी कि जनपद, इसका प्रमुख विषयपति कहलाता था जो स्थानीय राजस्व कानून व्यवस्था का प्रमुख था। ग्राम का प्रशासन किसके अधीन था? ग्रामिक की दोस्तों, ग्रामिक। तो ग्रामिक ग्राम का मुखिया था जो कर संग्रह, न्याय और व्यवस्था बनाए रखने में पंचायत की मदद करता था। संधि विग्रह की बात ऊपर कर चुके हैं जो विदेश संधि व शांति वार्ता कराता था। दंड नायक की बात कर चुके हैं, महादंड नायक की बात कर चुके हैं, विदेश नीति की बात हो चुकी है। गुप्त प्रशासन में महास्पति की बात हो चुकी है। चलो महास्पति देख लेते हैं, महाहस्तपति देखते हैं। महाहस्तपति किसका प्रमुख था? ये हाथी सेना का। महाहस्तपति हाथियों के प्रशिक्षण और युद्ध संचालन के लिए जिम्मेदार था। महासेनापति की भूमिका क्या थी? सेना का सर्वोच्च प्रमुख होता था जो युद्ध और सुरक्षा से संबंधित कार्य देखता था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। गुप्त वंश का सबसे प्राचीन उल्लेख किस पुराण में है दोस्तों? यह विष्णु पुराण में। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में, विष्णु पुराण से रिलेटेड है। विष्णु पुराण में गुप्त वंश के उदय का उल्लेख मिलता है। इसमें गुप्तों के शासन की भविष्यवाणी भी की गई है। वे मगध क्षेत्र में शासन करेंगे और उनके काल लगभग 240 वर्षों का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मत्स्य पुराण में गुप्त वंश के बारे में विशेष उल्लेख मिलता है। क्या? गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र बताई गई है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र बताई गई है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में इसका विस्तार है, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? गुप्तों की वंशावली मत्स्य पुराण में वायु पुराण में मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश के कई राजाओं के नाम क्रमवार देता है, जिससे इतिहासकार उनकी क्रमावली तय करते हैं। गुप्त वंश के बारे में सबसे प्रमाणिक पुराणीय साक्ष्य किस रूप में उपलब्ध है दोस्तों? ये पुराणों की राज्य सूची दोस्तों। पुराणों की क्या है? राज सूची। जैसे विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, वायु आदि पुराण है, इनमें राजाओं की सूचियां दी गई हैं जिनसे गुप्त वंश की पुष्टि होती है। भागवत पुराण में गुप्तों के बारे में किस प्रकार का वर्णन है? गुप्तों का भागवत पुराण में कोई उल्लेख नहीं है। वेरी इंपोर्टेंट, गुप्तों का सीधा उल्लेख कोई नहीं है, इसलिए इसे ऐतिहासिक सोर्स के रूप में नहीं माना जाता है। पुराणों में गुप्त वंश के उदय का काल लगभग तय है। यह ईसा पश्चात 30वीं शताब्दी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 30वीं शताब्दी का। विष्णु पुराण में गुप्त वंश को किस क्षेत्र का शासक बताया गया है? विष्णु पुराण में गुप्त वंश को किस क्षेत्र का? मगध। मगध यानी विष्णु पुराण में उल्लेख है कि गुप्त मगध क्षेत्र में शासन करेंगे। गुप्त वंश के उल्लेख वाले पुराणों की राजसूची में किस प्रकार की कठिनाई होती है? नामों का उच्चारण की कठिनाई है, राजाओं के शासनकाल में मतभेद की कठिनाई है, राजाओं की संख्या का भिन्न होना, यानी कि सभी प्रकार की कठिनाइयां वहां पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पुराणों के अलावा गुप्त काल के बारे में प्रमाणिक जानकारी का सोर्स क्या है? चीनी यात्री फायन का विवरण। फायन 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान भारत आया था। 399 से 400 कुछ तक रहा था, कुछ एक साल। उसने सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक विवरण दिए। किस पुराण में गुप्त काल की अवधि 240 वर्ष है? यह विष्णु पुराण में। किसमें? विष्णु पुराण में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विष्णु पुराण में दोस्तों 320 से 550 ईस्वी तक शासन की बात की गई है विष्णु पुराण में। पुराणों में गुप्त वंश का उल्लेख किस प्रकार है? यह गुप्त नामक क्षत्रिय वंश। गुप्त नामक क्षत्रिय वंश मत्स्य पुराण में गुप्त नामक क्षत्रिय वंश के रूप में वर्णित है, जो उत्तर भारत में सत्ता में आएंगे, जहां उनका शासनकाल 300 वर्ष है। वायु पुराण में गुप्त वंश का शासनकाल कितने वर्ष है? 300 वर्ष, बी इज द राइट आंसर। वायु पुराण में गुप्तों का काल इतना है, देख लेना, लंबी स्थिरता है। ब्रह्मांड पुराण में
गुप्त वंश के अंत का संकेत किस रूप में मिलता है? ये हूण के आक्रमण के रूप में। हूण आक्रमण के रूप में ये ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। गुप्तों का अंत का उल्लेख हूण आक्रमण और उनकी बढ़ती शक्ति के रूप में मिलता है, जिसने उत्तर भारत में गुप्त सत्ता को कमजोर किया। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त वंश के संदर्भ में कुरुक्षेत्र महामात्य किस ग्रंथ से वर्णित है? स्कंद पुराण से। किससे? स्कंद पुराण। महामात्य क्या है? किस ग्रंथ में वर्णित है? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र महामात्य के साथ साथ गुप्त वंश के कुछ राजाओं का उल्लेख है। यह वर्णन धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किस पुराण में गुप्त वंश के संस्थापक को महान शासक कहा गया है? ब्रह्म पुराण में। किसमें? ब्रह्म पुराण में। ब्रह्म पुराण में गुप्त वंश के प्रारंभिक राजा श्री गुप्त को महान शासक की संज्ञा दी गई है, जो संभवतः मालवा और बंगाल क्षेत्रों में सक्रिय थे। मल्लवा नहीं, मालवा और बंगाल क्षेत्र में सक्रिय थे। विष्णु पुराण में गुप्त वंश का शासन किस क्षेत्र से प्रारंभ बताया गया? बात ऊपर हुई है, मगध। कहां पर? मगध। गुप्त वंश में पौराणिक वंशावली के अध्ययन की कहां पर है? काल निर्धारण की बात है। मत्स्य पुराण में गुप्तों के शासन का वर्णन किस प्रकार की शैली में? कवित्वपूर्ण में। कवित्वपूर्ण। मत्स्य पुराण में गुप्त वंश का वर्णन कवित्वपूर्ण शैली में किया गया, जिसमें उनके गुणों और उपलब्धियों की प्रशंसा है। वायु पुराण के अनुसार गुप्तों के बाद किस वंश का उदय हुआ? मौखरी वंश का। ये वायु पुराण में कहा गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश के पश्चात मौखरी वंश का उल्लेख है, जो उत्तर भारत में प्रमुख है। किस पुराण में गुप्त वंश का वर्णन धर्म रक्षक शासकों के रूप में किया गया है? किसमें किया गया है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में गुप्तों को धर्म के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया, जो वैदिक परंपरा के पालन करता था। गुप्त काल के संदर्भ में पुराणों का महत्व किस कारण से है? मिथकीय तत्वों के कारण। मिथकीय तत्वों के कारण दोस्तों। नेक्स्ट, स्कंद पुराण में गुप्त काल का उल्लेख मुख्यतः किस दृष्टि से? धार्मिक स्थल। गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण में भविष्यवाणी के रूप में है? किसमें है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन भविष्यवाणी के रूप में है। नेक्स्ट, गुप्त काल के इतिहास लेखन में पुराणों के अतिरिक्त किस सोर्स का विशेष उल्लेख है? अभिलेख। पुराणों के साथ साथ गुप्त काल के शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्के भी युग के इतिहास का महत्वपूर्ण वर्णन करते हैं। महत्वपूर्ण सोर्स भी है। तो कुछ साइंटिस्ट बताता हूँ। कुछ गुप्त काल के दौरान आर्यभट्टीय नामक खगोल शास्त्री थे, गणित के प्रसिद्ध रचनाकार थे। उन्होंने क्या लिखा? कौन सी रचना की? आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम की रचना की। आर्यभट्टीय, जिसमें गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, खगोल शास्त्र पर विस्तृत अध्ययन है। शून्य की अवधारणा और पाई का सटीक मान बताया इन आर्यभट्ट साहब ने। गुप्त काल के इंपोर्टेंट है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बारामीर की रचना कौन सी है? यह व्रत संहिता। 12 महीने व्रत संहिता और पंच सिद्धांत का। उन्होंने कहा खगोल शास्त्री की प्रमुख रचना गुप्त काल की, तो इसमें कौन सी है? व्रत संहिता। 12 महीने व्रत संहिता और ये पंच सिद्धांत का की रचना की, जिसमें ज्योतिष, वास्तु, मौसम विज्ञान, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आदि का वर्णन है। ठीक है। गुप्त काल के दौरान गोलाध्याय और त्रिकोणमिति का प्रारंभ रूप किस विद्वान ने विकसित किया? आर्यभट्ट साहब ने। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध रचना ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किस काल में लिखा गया? गुप्तोत्तर काल में। इंपोर्टेंट है, गुप्तों के बाद, यानी कि गुप्तोत्तर काल के कौन है? कवि। कौन? ब्रह्मगुप्त। जिन्होंने क्या लिखा? ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की। ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा, जिसमें शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियमों का उल्लेख कहा गया है। गुप्त काल किस विद्वान ने सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की? आर्यभट्ट साहब ने। आर्यभट्ट, क्या बात है। इन्होंने ग्रहण यानी बताया पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के कारण होता है, ना कि राहु केतु के निकलने से। गुप्त काल में आयुर्वेद का पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वाघभट्ट साहब को। वाघभट्ट ने अष्टांग हृदय, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अष्टांग हृदय किसने लिखा है? वाघभट्ट ने। अष्टांग संग्रह किसने लिखा है? वाघभट्ट ने, जो गुप्तकालीन आयुर्वेदिक चिकित्सा के मुख्य ग्रंथ थे। तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह किसके? आयुर्वेदिक चिकित्सा के गुप्त काल के मुख्य ग्रंथ हैं, जो वाघभट्ट साहब ने लिखे हैं। नेक्स्ट, गुप्त काल के रसायन शास्त्री नागार्जुन का मुख्य योगदान क्या है? ये क्या है? रसायन शास्त्री थे। ये धातु विज्ञान और पारद रसायन से इनका योगदान रहा है। धातु विज्ञान और पारद रसायन में नागार्जुन ने रसायन शास्त्र में धातुओं को शुद्ध करने और औषधि निर्माण की विधियों पर कार्य किया। उनके नाम से क्या है? रस रत्नाकर प्रसिद्ध है। उनके नाम से रस रत्नाकर प्रसिद्ध है। किसके? नागार्जुन साहब के काल से। गुप्त काल में लोहे का कौन सा स्मारक आज भी बिना जंग लगे खड़ा है? यह महरौली का लोह स्तंभ। महरौली का लोह स्तंभ जो दिल्ली है, गुप्तकालीन धातु विज्ञान की श्रेष्ठता का उदाहरण है, जिस पर समुद्रगुप्त की विजयों का अभिलेख है। क्या है? महरौली का लोह स्तंभ। गुप्त काल में पंचांग गणना और नक्षत्र विज्ञान के विकास का मुख्य केंद्र क्या था? गुप्त काल में पंचांग गणना और नक्षत्र विज्ञान का विकास का मुख्य केंद्र गुप्त काल में उज्जैन, उसमें खगोल और ज्योतिष गणना का प्रमुख केंद्र जहां बारामीर ने कार्य किया। गुप्त काल में पंच सिद्धांत का किस विषय से संबंधित है?
खगोल शास्त्र, पंच सिद्धांत का खगोल शास्त्र से रिलेटेड है दोस्तों। 12 मेयर की पंच सिद्धांत का 5 प्रमुख खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों का संकलन, इसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की गति आदि का वर्णन है पंच सिद्धांत का में। गॉट इट। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इनकी बात कर लेते हैं इंग्लिश में गाइस, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन है 25 एडवांस एमसीक्यूज। विच टर्म रेफर टू द विलेज हेडमैन इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन विलेज हेडमैन किसको? ग्रामिका। द ग्रामिका वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल गवर्नेंस, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड द मेंटेनिंग पीस विद द विलेज, एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द रूरल कम्युनिटी एंड द हायर एडमिनिस्ट्रेशन। द टर्म भुक्ति इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रेफर टू प्रोविंस। क्या होता था? प्रोविंस। तो भुक्ति वाज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। भुक्ति जो है लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, जिसको हेड करता था कौन? ऊपर का जो प्रोविंशनल गवर्नर होता था, जो अपॉइंटेड होता था किंग के द्वारा। इंपोर्टेंट है, याद रखना। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू इन द गुप्ता पीरियड क्या था? दिस इज द लैंड टैक्स। जो लैंड यानी कि जो भाग होता था, जो भूमि के द्वारा टैक्स आता था, वो सबसे ज्यादा क्या होता था? लार्जेस्ट सोर्स होता था। याद रखना, इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लैंड टैक्स दैट इज कॉल्ड भाग फॉर्म द बैकबोन ऑफ द गुप्ता रेवेन्यू, जनरली बिटवीन 1/4, कितना होता था? 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी 1/4 से लेके 1/6 होता था प्रोड्यूस का, जो आप उत्पादन करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्पेशल टैक्स वाज लिवाइड फॉर यूजिंग इरिगेशन फैसिलिटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? जो सिंचाई के लिए होता था वो कौन सा होता था? ये होता था उदक भाग, यानी उदक भाग वाज ए वाटर टैक्स पर्टिकुलरली फॉर इरिगेशन फ्रॉम द स्टेट बिल्ट फैसिलिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्ता गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड दिनार, इन्हें बोलता दिनार बोलता था। इंस्पायर्ड बाय द रोमन वॉरियर्स, जो रोमन जो एम्पायर था उससे, गुप्ता दिनार्स वर नोन फॉर देयर हाई प्योरिटी एंड द आर्टिस्टिक डिपिक्शंस। विच ऑक्यूपेशन सॉ ए रिलेटिव डिक्लाइन ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द रोमन ट्रेड? ये था सी फारिंग दोस्तों। क्या था? सी फारिंग, यानी कि डिसरप्शन इन द इंडो रोमन ट्रेड रिड्यूस मैरीटाइम कॉमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि रोमन एम्पायर धाराशायी हो चुका था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड डोनेशन टू मर्चेंट गिल्ड इन द गुप्ता पीरियड? ये था बासर कॉपर प्लेट। क्या था? बासर कॉपर प्लेट। इट मेंशन एंडोमेंट्स मेड टू गिल्ड होती थी जो व्यापारियों की एक मतलब संस्थाएं होती थी, शोइंग देयर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। नेक्स्ट था सोशल प्रैक्टिस ऑफ द सती ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। दिस इज इंक्रीज एमंग एलिट्स, जो बड़ी क्लास थी, यानी जो एलिट्स थे नगर के, जो एक तरीके से जो उच्च वर्ग था, उसमें ये क्या थी? इंक्रीमेंट हुआ। इंस्क्रिप्शन इंडिकेट करते हैं कि सती बिकम मोर प्रिवलेंट एमंग द हायर क्लास। एलिट्स मतलब हायर क्लास में। इन गुप्ता कॉइनेज द मोस्ट कॉमन मेटल यूज फॉर द लार्ज डिनोमिनेशन वॉच, दिस इज वॉच गोल्ड। क्या था? गोल्ड। द गुप्ता इशू हाई क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स रिफ्लेक्टिंग पॉलिटिकल पावर एंड द प्रोस्पेरिटी। पॉलिटिकल पावर एंड द प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है, विच एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए विषया? विषया होता था डिस्ट्रिक्ट होता था, जिससे बोलते थे विषयपति। द विषयपति कोऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइज लॉ एनफोर्समेंट एंड एंश्योर टैक्स कलेक्शन दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द टर्म पुरा इन गुप्त रिकॉर्ड्स मीन? पुरा इज इक्वल्स अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर। पुरास वर टाउनशिप दैट सर्व्ड एज हब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड कल्चर। द टर्म ऊपर का रेफर टू प्रोविंशियल गवर्नर, ऊपर का वर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द किंग टू एडमिनिस्टर प्रोविंस। नेक्स्ट बात करते हैं, द लैंड रेवेन्यू डिमांड अंडर द गुप्ता वाज यूजुअली फिक्स 25% से 33% ऑफ द प्रोड्यूस, यानी जो भी उत्पादन होता था उसका 25 से 33%। दिस वाज कलेक्टेड एज इन काइंड और कैश डिपेंडिंग ऑन लोकल अरेंजमेंट। द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ रॉयल सील्स एंड द करस्पॉन्डेंस वाज कॉल्ड महासंधि विग्रह। क्या बोलते थे? महासंधि विग्रह। ही वाज द चीफ मिनिस्टर हैंडलिंग फॉरेन अफेयर्स एंड द रॉयल चार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्ता एनकरेज विच टाइप ऑफ लैंड ग्रांट्स द मोस्ट? एग्रीकल्चर स्टेट टू ब्राह्मण्स। दीज ग्रांट्स कॉल्ड द ब्राह्मदेय। क्या बोलते थे? ब्राह्मदेय। exempted the recipient from many taxes. What was the Pindkar tax in Gupta administration? This पिंडकारा दोस्तों एक टैक्स था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में। ये होता था लैंड रेवेन्यू इन कैश। पिंडकारा वाज एसेस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द कल्टीवेबल लैंड। जो कल्टीवेबल लैंड थी उसका बेस होता था मेजरमेंट। द डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड during Gupta period was mainly due to collapse of the Western Roman Empire.
The disruption disrupted Indo-Roman trade routes and reduced the bullion inflow. Next है the title Kumara Math refer to. Kumara Math is the high-ranking ministers. B is the right answer. Kumara Math served as the advisor and were often from noble families. The Gupta period economy saw maximum development in agriculture expansion is very important. So land grants and the irrigation development boosted agrarian production. That is the so maximum agriculture expansion. Next, which economic activity was mostly under guild control in Gupta period in India? This is the crafts and manufacturing. Guild मतलब होती थी श्रेणियां. It regulated production quality and prices. The Allahabad pillar inscription mentioned the distribution of wealth after conquest, indicating this is the redistribution policy. Samudgupta conquest often resulted in gift Brahmins and officials. Next, in Gupta society, the Varna system is become rigid. Become rigid. Varna system very become rigid. Social hierarchy becomes more entrenched with hereditary occupation. The main unit of measurement for agriculture land and Gupta recorded was क्या था कुल्यवाप. ये important question आया हुआ कुल्यवाप. It was the measurement of agriculture land. It denoted the area ploughed by a pair of oxen जो बैल होते थे in the season. उसको कहते थे कुल्यवाप. The Gupta tax Hirnya. Hirnya was the paid in cash. It's very important. Not kind, paid in cash. Hirnya was a commutation of produce into a monetary payment, which feature of Gupta economic administration contributed to urban growth, protection of the trade routes, the stable governance and road safety promoted commerce and urbanization. That was the 25 important question of the Gupta period, guys. Is very very important. Guys, please. ठीक है guys, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. हिंदी इंग्लिश में मिक्स करने की पूरी कोशिश की. एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे. देखो, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों, जो आप नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और हम बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहद स्तर तक जरूरी है. ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए. बराबर देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों.